इधर पिछले सावन के सोमवार को मध्य प्रदेश में महादेव की नगरी उज्जैन में 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में हजारों लोगों की विद्रोही भीड़ बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। यह सब चल ही रहा था कि दोपहर लगभग 12:30 बजे आर्मी प्रमुख शेख हसीना के सरकारी आवास पहुंचते हैं। शेख हसीना आर्मी प्रमुख को अपना रेजिग्नेशन दे देती हैं। इसके बाद शेख हसीना 1:30 बजे अपना सामान 2 सूटकेस में भरती हैं और अपनी बहन के साथ 1:45 पर तेजगांव एयरपोर्ट पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि पीएम को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या इस सैन्य तख्तापलट में अमेरिका, पाकिस्तान का हाथ है? आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अब बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन सकता है? इस सैन्य तख्तापलट से भारत को क्या नुकसान हो सकता है? क्या भारत को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। 4 डायमेंशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। बांग्लादेश में तख्तापलट का मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। देखिए, बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ था। इस आजादी में मुक्ति वाहिनी सेना ने एक बड़ा आंदोलन किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। आजादी मिलने के बाद 1972 में तत्कालीन सरकार ने बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों को अपने बलिदान के लिए एक स्पेशल फैसला लिया। बांग्लादेशी सरकार ने फ्रीडम फाइटर और उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। समय बीतता गया और आ गया साल 2018। 2018 में शेख हसीना सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। जून 2024 में हाईकोर्ट का एक फैसला आता है। इस फैसले ने इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के सरकार के फैसले को गैर कानूनी बता दिया और इसे दोबारा लागू कर दिया। अब देश में 2 गुट आमने सामने आ गए, एक जो आरक्षण चाहते हैं और एक जो इसके विरोध में है। देश में अराजकता की चिंगारी भड़क गई थी। अब किसी भी वक्त एक बड़ी आग लग सकती थी और हुआ भी ऐसा ही। 14 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को आरक्षण कोटा नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को। इस रजाकार शब्द ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम कर दिया। दरअसल बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन्होंने 1971 के आजादी आंदोलन में देश के साथ विश्वासघात कर पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। इसके बाद 15 जुलाई 2024 के बाद से बांग्लादेश में जमकर बवाल हुआ। आरक्षण विरोधी दल बांग्लादेश छात्र लीग BCL, मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के समर्थकों ने जमकर सरकार का विरोध किया। इस दौरान सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए। जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हत्याएं हुई। अभी तक सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और मारे जा चुके हैं। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए 19 जुलाई को आधी रात से सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू की घोषणा की थी। बावजूद इसके हिंसा और मौतें लगातार हो रही थीं। यहां तक कि बांग्लादेश की सड़कों पर सेना तक को उतारा गया। पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विपक्षी और विरोधी संगठनों के नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि UN, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की सरकारों ने बांग्लादेश को अपनी दमनकारी नीतियों को खत्म करने को कहा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें 5% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए था, 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए।
इसके बाद 23 जुलाई से कुछ सुधार देखने को मिला। सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार का वायदा किया। इसके बाद तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। 22 जुलाई तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 146 पहुंच गया। 28 जुलाई को देश भर में सरकारी कार्रवाई जारी रही। अकेले ढाका में 200 से ज्यादा मामलों में 2.13 लाख से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया। इसके बाद 1 अगस्त को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन 4 अगस्त को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हो गया। देश भर में हुई हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई, जिसके चलते मौतें हुई। हालांकि इसमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा को रोकने के लिए देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित कर दी। इन सब के बाद भी हालात काबू में नहीं आ सके। इसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देश के हालात पर सेना प्रमुख ने बयान जारी किया। सेना प्रमुख ने कहा कि देश में जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। देखिए, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट में सिर्फ आरक्षण नीति को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका की भूमिका पिछले 1 साल से सवालों में है। बांग्लादेश में इसी साल चुनाव हुए थे। चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग को भारी बहुमत भी मिला था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इन चुनावों में शेख हसीना ने धांधली करवाई थी। एक बात और कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले ही विपक्ष और विरोधियों का दमन शुरू हो गया था। अमेरिका ने भी बांग्लादेश के चुनावों में हुई धांधली की निंदा की थी। इसी की प्रतिक्रिया में जब शेख हसीना वॉशिंगटन गई थी, तब उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय अमेरिका बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालयों में बैठकें की थी। बैठक का मुख्य मुद्दा बांग्लादेश का विशालकाय ऑफशोर गैस भंडार था, जिस पर अमेरिका की नजर है। आपको बता दें कि बांग्लादेश एशिया में प्राकृतिक गैस का 16वां सबसे बड़ा उत्पादक है। गैस की आपूर्ति घरेलू ऊर्जा मांग का लगभग 56% पूरा करती है। इस सेक्टर में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों का वर्चस्व है, जिसमें पेट्रो बांग्ला और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन शामिल है। इसके अलावा शेवरॉन, कोनोकोफिलिप्स, इक्विनोर, गैज़प्रोम और ओएन जैसी कंपनियां भी बांग्लादेश के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में लगी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। शेवरॉन अमेरिकी कंपनी है और इसका प्राकृतिक गैस उत्पादन में 50% का हिस्सा है। इसके अलावा अमेरिका को चीन के साथ हसीना की साठगांठ रास नहीं आ रही थी। हालांकि शेख हसीना अपनी चीन यात्रा को भी बीच में ही छोड़कर गुस्से में घर लौट आई थी। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए कि पिछले 14 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने 2 बांग्लादेशी छात्रों की मौत की झूठी बात अपनी वेबसाइट पर डाली थी। इससे बांग्लादेश में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन को और भड़कने का मौका मिला और कई जाने चली गई। हालांकि बाद में अमेरिका ने इसे वेबसाइट से हटा लिया। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही थीं कि बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत पीटर डी हास ने 1 अगस्त को अपने कार्यालय में जमात के नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग भी की। अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर भी शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में जमाते इस्लामी का साथ देने का आरोप है। देखिए, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्तापलट का यह पहला मामला नहीं है। आइए आपको इतिहास में लेकर चलते हैं जब सेना ने हसीना के पिता का तख्ता पलटा था। 26 मार्च 1971 शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश घोषित किया। 12 जनवरी 1972 को मुजीब पीएम बने। इसके लगभग 3 साल बाद 15 अगस्त 1975 में पहली बार तख्ता पलटकर मुजीबुर रहमान सरकार को हटा दिया गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1975 को लगभग पूरे परिवार सहित शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। यह हत्याकांड बांग्लादेश सेना वाहिनी के एक युवा समूह द्वारा किया गया था। हत्या के बाद खांडकर मुश्ताक अहमद को राष्ट्रपति बना दिया गया, जो मुजीब के कैबिनेट के ही एक मंत्री थे। मेजर जनरल जियाउर रहमान नए सेनाध्यक्ष बने। यह भी तख्ता पलट का एक पूर्व नियोजित हिस्सा था। हालांकि इसके बाद 3 नवंबर 1975 को खांडेकर मुश्ताक अहमद को भी तख्ता पलट के जरिए ही हटा दिया गया। खालिद मुशर्रफ ने फिर से गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद 15 साल तक सेना का शासन रहा। आपको यह भी बता दें, शेख हसीना को 50 साल पहले भी भारत ने शरण दी थी। दरअसल 1975 में सैन्य तख्ता पलट में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत ने शेख हसीना को शरण दी। तख्ता पलट और हत्याकांड में शेख हसीना बच पाई थी,
क्योंकि ये 15 दिन पहले ही बांग्लादेश से निकलकर जर्मनी चली गई थी। फिर हसीना की इंदिरा गांधी से बात हुई, उन्होंने भारत में शरण लेने का फैसला किया। हसीना और उनके पति को लाने के लिए भारत ने फ्रैंकफर्ट विमान भेजा था। वे 25 अगस्त 1975 को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में इनको मिस्टर और मिसेज मजूमदार की नई पहचान के साथ एक सेफ हाउस में रखा गया था। इसके अलावा 2009 में जब अर्धसैनिक बांग्लादेश राइफल्स ने तख्तापलट करने की कोशिश की थी तो फौज ने हसीना का साथ दिया था। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी है। खास तौर पर यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। क्यों कह रहे हैं हम, चलिए जानते हैं। देखिए, हमारे सभी 6 पड़ोसी देशों में फिलहाल अशांति का दौर चल रहा है और भारत के लिए एक चिंता की बात यह भी है कि इन देशों में चीनी दखल बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कि पड़ोसी देशों से भारत को क्या चुनौती हो सकती है। सबसे पहले बांग्लादेश को लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP और जमाते इस्लामी के लोग सेना समर्थित सरकार में शामिल होंगे। वहीं कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के समर्थक ढाका की सड़कों पर इस्लामी सरकार और शरिया लागू करने के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में तालिबानी समर्थक एलिमेंट भी एक्टिव हो गए हैं। इन कट्टरपंथियों ने कुछ टीवी चैनल्स को निशाना बनाया था। इन्होंने महिला एंकरों को सर ढकने का फरमान भी सुनाया था। अगर ये कट्टरपंथी सरकार में शामिल होते हैं तो सोचिए, आशंका है कि बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बन जाएगा और यहां पर तालिबान जैसा राज आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश की चीन से नजदीकी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो भारत चारों तरफ से चीन समर्थित सरकारों से घिर जाएगा। मैप देखिए जरा। देखिए, पाक में मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं चीन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है जो कि आगे आतंकवादियों और घुसपैठियों को सौंप दिए जाते हैं। आपने हाल ही में जम्मू में चल रहे आतंकवादी घटनाओं को तो जरूर देखा होगा। आतंकवादियों के पास चीनी राइफल्स और अन्य सामान बरामद हुए हैं। इसके अलावा श्रीलंका में विक्रम सिंघे की सरकार चीन समर्थक है। चीन के जासूसी शिप हमारी समुद्री सीमा की मैपिंग करते हैं, जासूसी करते हैं। नेपाल में KP शर्मा ओली की सरकार का झुकाव भी चीन की तरफ है। हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ कई भारत विरोधी नए करार किए हैं। म्यांमार में भी 4 साल से सैन्य सरकार है जो कि चीन की समर्थक है। म्यांमार पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों को हथियार और समर्थन देता है। वहीं रोहिंग्या समस्या भी म्यांमार की सैन्य सरकार के कारण है, जिसका खामियाजा भारत को समय समय पर भुगतना पड़ा है। इन सब के अलावा खुद चीन भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक मुश्किलें पैदा कर रहा है। चीन आर्थिक रूप से भारत की तेज बढ़त को रोकना चाहता है। चीन भारत के प्रति कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध भी करता है। ये तो हो गई चीन की चुनौती। बांग्लादेश में तख्तापलट के कारण भारत को एक और चुनौती मिल सकती है। देखिए, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की नई सरकार के कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के हुड़दंग में चटगांव में 5 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें आई। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए, जिससे हिंदुओं में डर का माहौल बन गया। बांग्लादेश की जनसंख्या है 17.12 करोड़ और हिंदू जनसंख्या वहां है लगभग 1.2 करोड़। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहां 18% हिंदू थे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से सीधे जुड़ी है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वहां से हिंदुओं का पलायन होगा। और कहां होगा? भारत की तरफ, इन्हीं राज्यों में होगा। और यह भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है।
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। इसके अलावा एक और चुनौती है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ये चुनौती है बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा। देखिए, भारत बांग्लादेश दोनों बंगाल की खाड़ी में मलक्का स्ट्रेट तक सुरक्षा को लेकर कई अभियान और रणनीति साथ मिलकर चलाते हैं। मलक्का स्ट्रेट पूरी दुनिया में मालवाहक जहाजों के लिए एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, आपको पता है। ये रास्ता चीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में सरकार बदलने से भारत को इस क्षेत्र में एक बिल्कुल नई रणनीति पर काम करना होगा। एक सवाल यह है कि जब बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकांश आरक्षण कोटा को खत्म कर दिया था, फिर नए विरोध प्रदर्शन किस बारे में और क्यों हो रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए कि शेख हसीना पर तानाशाह और गैर लोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया गया था? वैसे भी बांग्लादेश में बार बार किसी न किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होते ही रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शेख हसीना की वापसी हो सकती है? इसके लिए पड़ोसी देशों में हुए हाल ही के तख्ता पलट सिचुएशन को जानना पड़ेगा। देखिए, श्रीलंका में जनता की बगावत आर्थिक तंगहाली के चलते हुई थी और पाकिस्तान में लोगों में फौज का विरोध देखा गया था। शेख हसीना के केस में दोनों बातें फिट नहीं बैठती। आर्थिक क्षेत्र में तो शेख हसीना ने बांग्लादेश को नई ऊंचाइयों पर बैठाया था। हसीना ने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया था और इसे प्रभावशाली ढंग से संभाला। बांग्लादेश को एक समय गरीबी के लिए काम करने वाले एनजीओ के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता था, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद अब इन एनजीओ की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। यहां तक कि बांग्लादेश ने कुछ आर्थिक संकेतकों पर भारत को भी पीछे छोड़ा था। और रही सेना की बात, तो 2009 में जब अर्धसैनिक बांग्लादेश राइफल्स ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, तो फौज ने शेख हसीना का साथ दिया था। यह भी गौर करने वाली बात है कि शेख हसीना ने बांग्लादेशी वायुसेना के विमान से ही देश छोड़ा है और बांग्लादेशी सैन्य प्रमुख वकार उज जमान हसीना के विरोधी नहीं है। हालांकि वकार उज जमान ने 1.5 महीने पहले यानी 23 जून को 3 साल के लिए बांग्लादेश की सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। सेना प्रमुख शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि सेना ने ऐसा क्यों किया? कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि फौज बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन के दबाव से कुछ राहत चाहती थी, इसलिए वो अंतरिम नागरिक सरकार बना रही है जिसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में शेख हसीना की सत्ता में वापसी की गुंजाइश लगाई जा सकती है। फिलहाल तख्ता पलट के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बनने वाली अंतरिम सरकार का नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंग भवन यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक के दौरान यह डिसीजन लिया गया। इसके अलावा प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने का प्रस्ताव मान लिया है। अब मोहम्मद यूनुस कौन है, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं। इन्हें ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस आंदोलन के संस्थापक के तौर पर देखा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो इन्हें गरीबों का बैंकर कहते हैं। इनके काम के चलते ही बांग्लादेश में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली थी। इस काम के लिए उन्हें 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। हाल के सालों में ये बांग्लादेश की राजनीति में काफी एक्टिव थे और इन्हें शेख हसीना का प्रमुख विरोधी माना जाता है। इसी साल जनवरी में यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और आज इन्हें अंतरिम सरकार का मुखिया बना दिया गया है। अब आगे ये देखना है कि इस अंतरिम सरकार में कौन कौन शामिल होता है। ये सरकार देश में चल रहे अराजकता और हिंसा के तूफान को कैसे हैंडल करती है। आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बेहतर तरीके से बताएगा। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।